अब तक हमने देखा कि जब एक बिल बन जाता है, तो बिल बनने के बाद कई तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं जो उस बिल की अमाउंट को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप एक सप्लायर हैं और आपने सेल बिल बनाया है, तो सेल बिल यानी आपने सामने वाली पार्टी का अकाउंट ओपन किया होगा। वो पार्टी आपके लिए सन्डी डेटर की भूमिका में होती है, अकाउंट रिसीवेबल की भूमिका में होती है। सेल की जो ट्रांज़ैक्शन हम लोग चढ़ाते हैं, तो अकाउंटिंग के जो डेबिट क्रेडिट रूल होते हैं, उसके मुताबिक पार्टी अकाउंट हमारा सेल बिल में हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बट आफ्टर सेल देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस जिसकी वजह से उस पार्टी अकाउंट को दोबारा से आपको डेबिट भी करना पड़ सकता है और क्रेडिट भी करना पड़ सकता है। और उन रीजन की वजह से आपकी जीएसटी की लायबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है अगेन और डिक्रीज भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में बहुत कॉमन प्रैक्टिस जो है अकाउंटेंट की लाइफ में वो होती है कि सेल करने के बाद हम सेल रिटर्न भी कर देते हैं कई बार। मतलब सेल रिटर्न की एंट्री भी हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। एंड दैट सेल रिटर्न जो होता है उसको आप उसकी वजह से क्रेडिट नोट बनाते हैं, पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और आप अपनी उस एंट्री को जो सेल करते वक्त की थी उसको पूरा घुमाते हैं, रिवर्स करते हैं। तो सेल करते वक्त जो एंट्री की होती है, जब आप उसको रिवर्स करते हैं, देखिए एक एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, मैं इसको उठा देता हूँ यहाँ से, दिस इज सेल इनवॉइस, ठीक है। तो इस एंट्री को मैं यहाँ से उठा के आपको समझाता हूँ कि क्या क्या होता है साहब। जैसे ये सेल किया हमने और ये सेल की एंट्री है साहब। तो इस सेल की एंट्री में क्या हो रहा है, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है 2970 रुपए की। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां बनती है जब आप इसी एंट्री में जो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की थी, इसी बिल में जब आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर की थी, माना कि ये बिल नंबर है आपका, मान लो CM1, ये बिल नंबर है, ठीक है। जो बिल आपने अपनी बुक्स में चढ़ाया, जो बिल आपने GSTR 1 में रिपोर्ट किया। अब कई बार क्या होता है कि उल्टी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जहां पर आपको इस पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ जाता है और ये सारे लेजर आपने इनको डेबिट करना पड़ जाता है। ये रिवर्स पिक्चर सेल्स रिटर्न के केस में या गुड्स रिजेक्टेड के केस में हम लोग करते हैं। जब हम इसी सेल रिटर्न या सेल अकाउंट को डेबिट करते हैं, आउटपुट CGST SGST अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसी बिल के अगेंस्ट में, मैं अगेंस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। इस वजह से जिस आप क्रेडिट नोट पास करते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं, क्रेडिट नोट बनाना हमारी एक सप्लायर के लिए फायदे की स्थिति होती है। बताओ क्यों? इसी बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट बनाना सप्लायर के लिए फायदेमंद पिक्चर बनाता है। बताओ क्यों? वाई? क्योंकि सप्लायर इस क्रेडिट नोट के माध्यम से अपनी टैक्स लायबिलिटी को दोबारा रिवर्स करता है, माइनस करता है। तो जीएसटी में आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होती है। जैसे एंट्री क्या होगी क्रेडिट नोट की? सोचिए आधा माल आपने आपने आपको आपके कस्टमर ने लौटा दिया, आधा क्रेडिट नोट आप आधी वैल्यू से बनाने वाले हो, तो क्या एंट्री पास करने वाले हो वहां पर? फिर आप क्या करने वाले हो? अपनी आउटपुट के जो लेजर्स होते हैं, आप अपनी बुक्स में उसको डेबिट करते हैं आधी वैल्यू से। 2970 का आधा कितना होता है? 2970 1450 और 70 1435 85 1485। ओके। और आउटपुट है जीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। 1485 1485 से देखिए 2900 का आधा होता है आपका 1450 और 70 का आधा होता है 35, तो 1485 हो गया आपका, ठीक है।
अब आपने ये लाइबिलिटी अपनी वापस से डेबिट की, देखिए लेजर अपनी बुक्स में, तो डेबिट करने से क्या हुआ, आपकी उस आउटपुट लाइबिलिटी में से ये रिवर्स हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जीएसटीआर 1 में भी आप इसे क्रेडिट नोट को रिपोर्ट करोगे, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। तो दैट्स व्हाई ये क्रेडिट नोट में की गई एंट्री सप्लायर के लिए बेनिफिशियल है, जीएसटी के नजरिए से भी और इनकम टैक्स के नजरिए से भी। अब आप बोलोगे सर इनकम टैक्स के नजरिए से क्यों, बताता हूँ। इसके साथ साथ आप सेल्स रिटर्न को क्या करोगे, डेबिट करोगे आधी वैल्यू से। आधी वैल्यू कितनी होती है, 16,500 से 33,000 की आधी वैल्यू, सबकी आधी आधी कर दो और टू पार्टी अकाउंट कर दोगे। ये जो आपका पार्टी अकाउंट है जो आपकी बुक्स में दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे। पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करने की वजह से ही क्रेडिट नोट बनाया जाता है। इनको हम कंबाइन वैल्यू से देखते हैं, तो 38,000 का आधा हो गया 19,000, 940 का आधा हो गया 470, 19,470 रुपए। ऑलराइट, आपने सर बोला कि जीएसटी की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, ये दोनों डेबिट होने का मतलब आपकी जीएसटी लाइबिलिटी रिवर्स हो रही है, तो ये एंट्री हमारे लिए फायदेमंद है। और ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है सेल्स रिटर्न, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में, याद रखिएगा सेल्स रिटर्न डेबिट होने का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है, उसमें सेल में से ये माइनस हो रहा है, तो ये आपकी टर्नओवर को रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, टर्नओवर को रिड्यूस कर रहा है। टर्नओवर रिड्यूस होने से क्या होगा, हमारा जीपी रिड्यूस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस होगा, जिससे नेट प्रॉफिट रिड्यूस होगा और आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यानी टर्नओवर रिड्यूस होने का इम्पैक्ट आपकी प्रॉफिट रिड्यूस होने से है, याद रखिएगा, प्रॉफिट भी तो कम होगा आपका। तो आपकी कहीं ना कहीं दोनों प्रकार की टैक्स की लायबिलिटी को रिवर्स आप कर रहे हो इस एंट्री को पास करने से। इसलिए क्रेडिट नोट आपके लिए यूजफुल है। सप्लायर क्रेडिट नोट इसलिए बनाता है क्योंकि ऐसी कोई परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से वैसे भी रेसिपिएंट जो सामने वाला बायर है वो आपको पैसा कम देगा, तो आपको अपनी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। और ये एंट्री जो मैंने की ना, ये जो क्रेडिट नोट बनता है इसको हम जीएसटी क्रेडिट नोट कहते हैं, यानी इसमें आपको जीएसटी का बेनिफिट भी मिल रहा है, जीएसटी क्रेडिट नोट कहते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप क्रेडिट नोट बनाते हो और उसमें आप जीएसटी के लेजर को वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्रेडिट नोट को हम कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट कहते हैं। बेड डेब्ट्स के केस में आप कमर्शियल क्रेडिट नोट बनाते हैं, डिस्काउंट के केस में, पोस्ट डिस्काउंट के केस में, जो आफ्टर सेल आप डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे हो जिसे आप कैश डिस्काउंट कहते हो, उस केस में भी आप कमर्शियल या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बनाते हैं। उस केस में आप अपने आउटपुट के लेजर को डेबिट नहीं कर सकते, पार्टी लेजर को उस केस में भी आप क्रेडिट करोगे। जैसे बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्टी करोगे आप, क्रेडिट नोट भी बनाओगे अपनी अकाउंटिंग में, लेकिन वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट होगा, जीएसटी के लेजर डेबिट नहीं होंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करें, कम करें। उसका सीधा सीधा लिंक आपकी सप्लाई से नहीं था, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट नोट बाय सप्लाई। नाउ द डेबिट नोट अगेन। देखिए मैं बार बार ये टॉपिक्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि सीखने वाली चीजें हैं, प्रैक्टिकल। देखिए एंट्री करना बड़ी बात नहीं है, एंट्रियां तो हमें पता होती है, हमें सिखाई होती है हमारी, जब हम अपनी कॉमर्स की एजुकेशन लेते हैं। लेकिन एंट्री का कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, इसको रिवर्स करेगा, कौन सी रिपोर्ट को वो एंट्री इफेक्ट करेगी, क्या आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी को इफेक्ट करेगी, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। तो दिस क्रेडिट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये जैसे जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट का इम्पैक्ट बताता हूँ। जैसे मैंने ये जीएसटीआर 1 ओपन किया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिल बना हुआ 33,000 रुपए का, जिस बिल से आपकी सीजीएसटी एचजीएसटी की लाइबिलिटी बन रही है 2970। अभी ये बिल में से क्या हो रहा है, 3 क्रेडिट नोट बने हुए, देखिए आप। जो क्रेडिट नोट ने क्या किया, ये डेबिट क्रेडिट नोट माइनस में नजर आ रहे हैं, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट ने क्या किया, आपकी उस सप्लाई की वैल्यू को बिल्कुल क्या कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू को कम कर किया है 26,400 से, और ये 2376 से आपकी टैक्स लाइबिलिटी को रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो नेट लाइबिलिटी है वो कितनी दिख रही है,
594 594 दिख रही है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट अंडर जीएसटीआर 1। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल नंबर 9B में आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को रिपोर्ट करते हैं जो आपने रजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई की उसके अगेंस्ट में। वहीं पर टेबल नंबर 9B में आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट को रजिस्टर्ड करते हैं जो आपने ऐसी सप्लाई की जो अनरजिस्टर्ड को की लेकिन वो B2C लार्ज में थी, जहां पर आपने दूसरे स्टेट के किसी कस्टमर को 1 लाख से ऊपर की सप्लाई की। तो उस बिल के अगेंस्ट में अगर आप कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते हो तो वो आपका 9B में जाता है, अनरजिस्टर्ड में। और सर B2C स्मॉल का क्या करें? B2C स्मॉल को रिपोर्ट करते हैं हम टेबल नंबर 7 में, जीएसटीआर 1 की। टेबल नंबर 7 में यानी अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टियों को कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, B2C स्मॉल में सप्लाई हो रही है, तो हमारी वो सप्लाई यहाँ पर समरी फिगर स्टेट वाइज और रेट ऑफ टैक्स वाइज यहाँ पर B2C स्मॉल में दिखता है टेबल नंबर 7 में। और अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने इन सप्लाई के अगेंस्ट में बनाया तो वो यहीं पर उसके साथ एडजस्ट होकर अमाउंट दिख जाता है, उसके लिए कोई सेपरेट टेबल नहीं दे रखी। यानी आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटीआर 1 में आप अपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेबिट डेबिट नोट, डेबिट और क्रेडिट नोट इन जीएसटीआर 1। सप्लायर के दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं, अभी मैं सिर्फ सप्लायर के दृष्टिकोण से बातें कर रहा हूँ, जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति। डेबिट नोट क्रेडिट नोट को हम जीएसटीआर 1 में 3 टेबल में रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए 3 जगह है, उसके लिए आपको बांटना पड़ेगा। B2B सप्लाई के अगेंस्ट में अगर आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए हैं, या फिर B2C लार्ज के अगेंस्ट में बनाए हैं, या फिर आपने B2C स्मॉल के अगेंस्ट में बनाए। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो B2B सप्लाई होती है, इसकी जो टेबल होती है जीएसटीआर 1 में, दैट इज टेबल नंबर 4A। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये 4A में या 4B में हम B2B दिखाते हैं, 4A में दिखाया मान लो। B2C लार्ज हम किस में दिखाते हैं? B2C लार्ज हम दिखाते हैं 5A में। तो इसको हम दिखाते हैं 5A में, टेबल 5A। और B2C स्मॉल को हम दिखाते हैं टेबल नंबर 7 में। दिस इज टेबल नंबर। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसी सप्लाई के अगेंस्ट में जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप बनाओगे, जो जीएसटी डेबिट नोट क्रेडिट नोट होंगे, वो कहाँ दिखाओगे आप? तो B2B अगर सप्लाई है तो आप उसके डेबिट नोट क्रेडिट नोट को टेबल नंबर, याद रखिएगा, टेबल नंबर CDNR, ठीक है। CD मतलब क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, NR, और इसके लिए टेबल होती है 9B, CDNR 9B। याद रखिएगा, डेबिट क्रेडिट नोट को आप इस टेबल में रिपोर्ट करेंगे। टैली में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दिख रहा है, CDNR मतलब रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, 9B में दिखेगा। ओके। और अगर आप B2C लार्ज की बात करें तो इसके अगेंस्ट में अगर आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते हैं तो ये आता है आपका CDNUR, और ये भी टेबल नंबर 9B में ही रिपोर्ट होंगे। CDNUR कहाँ दिख रहा है? ये इसके जस्ट नीचे दिख रहा है। अगर आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं जीएसटीआर 1 की, तो वहां पर आपकी अलग अलग शीट वर्कशीट्स बनी होती है, तो आप वहां पर यही नाम देखेंगे, शॉर्ट नेम देखेंगे, CDNR, CDNUR, EXPS यानी एक्सपोर्ट सप्लाई, B2C, B2B, B2CL, B2C स्मॉल, एब्रीविएशंस का यूज उनमें होता है, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। और जो B2C स्मॉल है, याद रखिएगा, ये डेबिट क्रेडिट नोट आपको टेबल 7 में ही दिखेंगे, टेबल नंबर 7 में ही दिखेंगे। और यहाँ पर नेट फिगर दिखेगा। नेट, नेट क्या होता है साहब? जैसे आपने मान लो B2C स्मॉल सप्लाई 1 लाख की और उसके अगेंस्ट में आपने 20,000 रुपए के क्रेडिट नोट बनाए, तो नेट अमाउंट 80,000 दिखेगा इस टेबल में, उसमें से ही माइनस होकर दिखेगा, अलग से इसके लिए कोई टेबल अलॉटेड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटीआर 1 में मेरे को डेबिट नोट क्रेडिट नोट को किस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से प्रेजेंट करना। रजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सप्लाई के अगेंस्ट में CDNR 9B में रिपोर्ट करिए,
अनरजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सप्लाई, लार्ज सप्लाई, दूसरे स्टेट में 1 लाख से ऊपर का बिल बनाया आपने अनरजिस्टर्ड को, उसे हम B2CL कहते हैं। उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आप CDNUR 9B में रिपोर्ट करेंगे, और B2C स्मॉल सप्लाई को टेबल 7 में ही हम नेट फिगर करके दिखाएंगे, तो ये यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे आपके डेबिट क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सप्लायर, लेकिन डेबिट नोट भी सप्लायर के लिए मैंडेटरी हो जाता है। क्रेडिट नोट तो इंपॉर्टेंट है, डेबिट नोट भी इंपॉर्टेंट। अब साहब डेबिट नोट कैसे इंपॉर्टेंट है बताइए, चलिए मैं यहीं पर बताता हूं आपको डेबिट नोट क्यों इंपॉर्टेंट है। डेबिट, देखिए क्रेडिट नोट मैक्सिमम केसेस में सेल्स रिटर्न के केस में बनाया जाता है, या जीएसटी इनवॉइस एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। कई बार आप हाई वैल्यू आपने जोड़ दी बिल में, किसी भी वजह से आपने अमाउंट ज्यादा ले लिया, क्वांटिटी ज्यादा ले ली, टैक्स की रेट ज्यादा ले ली, प्राइस ज्यादा लगा दी, आपको उसको रिवर्स करना है तो आप क्रेडिट नोट बनाते हैं। अच्छा, वो सारा जीएसटी क्रेडिट नोट बनने वाला है, जीएसटी उसमें आपकी आउटपुट लायबिलिटी रिवर्स होने वाली है। ये मेन रीजन होते हैं क्रेडिट नोट के। डेबिट नोट का मेन रीजन होता है इंटरेस्ट। डेबिट नोट का मेन रीजन क्या होता है? इंटरेस्ट, या फिर आपने रेट कम लगा दी, क्वांटिटी कम लगा दी, टैक्स की रेट कम जोड़ दी, गलत बिल बन गया, आपको अब उस अमाउंट को वापस से इंक्रीज करना है तो डेबिट नोट बनता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में डेबिट नोट इंटरेस्ट की जो एडिशनल इनकम एक सप्लायर को होती है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट बाई रेसिपिएंट, उस केस में डेबिट नोट बनता है। डेबिट नोट उल्टा काम करेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाएगा, यानी जीएसटी भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। अब आप बोलोगे सर फिर क्यों बनाए हम? आप बोलोगे सर फिर क्यों बनाए हम डेबिट नोट? ये तो हमारे लिए नुकसान का सौदा होगा, बनाना ही पड़ेगा ना, अकाउंट में पैसा आ रहा है। ब्याज का पैसा पार्टी आपको अकाउंट में दे रही है, तो आपको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे ये GSTR 1 है, मैंने ओपन कर रखा है, और जनवरी का GSTR 1 मैं आपको बताता हूँ 2026 का। मैंने एक बिल बनाया 30,000 रुपए का, सुनना, जिसमें 5,400 रुपए की मेरी IGST की लायबिलिटी बन रही है। इस बिल के अगेंस्ट में मेरे को डेबिट नोट बनाना पड़ गया, ये प्लस में दिख रहा है ना आपको, 4600 रुपए का डेबिट नोट बनाना पड़ गया। बिल 35,400 का बना, डेबिट नोट 4600 का बनाना पड़ गया। बताओ क्यों? क्योंकि पार्टी ने मुझे 35,400 देने थे, पार्टी ने मुझे टोटल कितना दिया? 40,000 दिया। इसलिए दिया क्योंकि मैंने बेचते वक्त ये टर्म्स एंड कंडीशंस अपने बिल में मेंशन की थी कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं दिया तो हम आपसे क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। अच्छा, आपने ब्याज लिया भी है, और पार्टी ने तो आपको 40,000, पार्टी ऐसा थोड़ी करेगी कि ये पकड़िए 35,400 जो मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, और ये पकड़िए 4600 रुपए कैश में ब्याज का, उसको क्या लेना देना है? वो तो पूरा पैसा किस में देगी? एक नंबर में देगी, अकाउंट में देगी, और अकाउंट में देगी तो उस ब्याज का वो एक्सपेंस दिखाकर खर्चे का बेनिफिट भी लेगी। कौन? पार्टी। और उस ब्याज पर उसको ये भी पता है कि जीएसटी डेबिट नोट ये इश्यू करेगा मुझे सप्लायर, जिस पर मुझे आईटीसी मिल जाएगी टैक्स की। तो जो सप्लायर के लिए एक तरह से नुकसान का सौदा है डेबिट नोट, क्योंकि सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी भी बढ़ेगी और इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम बढ़ेगी। रेसिपिएंट के लिए फायदे का सौदा है, रेसिपिएंट के लिए आईटीसी बढ़ेगी, ये 701 रुपए आईटीसी बढ़ेगी उसके लिए, और रेसिपिएंट इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से इस 3898 रुपए को अपना खर्चा भी बताएगा, तो उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी, तो वो आपको 2 नंबर में क्यों देगा पैसा? वो तो 1 नंबर में ही देगा ना। 2 नंबर पैसा तो जा रहा है 4600 रुपए, लेकिन अगर आपका पैसा जा रहा है और आपको 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिले, आप ऐसा काम थोड़ी करोगे। आप अगर पैसा दे रहे हो, तो आप यही चाहोगे ना कि आप उसका पूरा बेनिफिट लो। तो अगर आप 1 नंबर में दोगे एज़ अ रेसिपिएंट, तभी आपको इस 4600 का पूरा-पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो आप उस रेसिपिएंट के सामने अगर ये लॉजिक रखते हो कि देख 35,400 तो तुझे मुझे अकाउंट में देने हैं, बिल का पैसा, और ब्याज का पैसा तुझे मुझे एक कैश में देना है, तो वो मूर्ख होगा तो ऐसा काम करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा, वो 40,000 एक मुश्त आपको देगा। और अगर उसने आपको 40,000 रुपए आपके अकाउंट में दिए, तो मतलब आपको इस 4600 रुपए का क्या बनाना है? डेबिट नोट बनाना, उसको इश्यू करना है। आपका डेबिट नोट उसके लिए क्रेडिट नोट का काम करेगा। गॉट इट? तो दिस इज डेबिट नोट। यू कैन सी मैंने ये बना रखा है डेबिट नोट, और इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट आपने वसूला है जिसका डेबिट नोट है, और आउटपुट आईजीएसटी, यहाँ पर डेबिट नोट आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी को बढ़ाता है। एंड
यू कैन सी द इफेक्ट इन GSTR 1 जहां पर आपकी 701 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाने से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एज ए सप्लायर क्या होंगे, रेसिपिएंट क्या होंगे। आपका डेबिट नोट रेसिपिएंट के लिए क्रेडिट नोट की भूमिका में होगा, आपका आपके लिए डेबिट नोट आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, रेसिपिएंट के लिए वो ITC को इंक्रीज करेगा, क्योंकि GST डेबिट नोट है। रेसिपिएंट आपसे मांगेगा इसका डेबिट नोट डेफिनेटली। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पोस्ट सप्लाई एक बिल के साथ एडजस्ट किए जाते हैं। अब एक चीज और है, कंफ्यूजन है सर। मैंने कहा क्या कि सर हम जब बिल बनाते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, टैली के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर में बिल वाइज डिटेल को यस कर देते हैं F11 में जाके। जैसे आप देखिए, जब आप टैली में काम शुरू करते हैं अपना, तो आप F11 में ये ऑप्शन यस रखते हैं, इनेबल बिल वाइज एंट्री। मैंने कहा ओके। फिर क्या होता है सर, जब हम बिल बनाने जाते हैं तो टैली हमारे सामने कुछ चीजें लेके आ जाता है। मैंने कहा क्या लेके आता है, बोले जब हम बिल बनाने जाते हैं और लास्ट में जब हम अमाउंट को एंटर करते हैं तो ये बिल वाइज डिटेल का एक ब्रेकअप आ जाता है, जहां हमें समझ नहीं आता है कि एडवांस कब लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस कब लेना है, न्यू रेफरेंस कब लेना है और ऑन अकाउंट कब लेना है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको न्यू रेफरेंस कब लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस कब लेना है, ऑन अकाउंट कब लेना है और एडवांस कब लेना है। इसको समझना भी बहुत जरूरी, समझ रहे हैं? क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरोगे तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिकल है बेसिकली, और आपको बिल बाय बिल ही डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप काम करोगे तो कैसे करोगे। चलिए, अकाउंट रिसीवेबल की भूमिका में मैं बता रहा हूं आपको कि एक एग्जांपल के जरिए हम इन सब चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। आपके सामने मैं कुछ एंट्री लिख रहा हूं। जैसे आज है मेरी 5 जनवरी 2026, तो ये है 5 जनवरी 2026 और मैं एक एंट्री लिख रहा हूं जहां पर कोई पार्टी में बना देता हूं, जैसे सपोज XYZ, सॉरी, जैसे मैं यहाँ पर अपना एक बैंक बना देता हूँ, SBI बैंक, अकाउंट डेबिट 20,000 टू XYZ लिमिटेड। आपको 20,000 रुपए XYZ लिमिटेड से आए, ये पहली एंट्री। 7 तारीख को क्या हुआ, आपने एक बिल बनाया XYZ लिमिटेड को 35,400 रुपए का, टू सेल्स 30,000 का कोई माल बेचा आपने, और टू आउटपुट CGST 2709% के हिसाब से, और टू आउटपुट SGST 2718%, उस पर GST था, 9% आपने ये CGST SGST लगाया, टोटल मिला के 35,400 का एक बिल बनाया आपने। 8 तारीख को क्या हुआ, आपको लौटाना पड़ गया माल, सामने वाली पार्टी ने लौटाया मतलब। तो अभी अभी हम बात कर रहे थे क्रेडिट नोट की, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, मान लो 10,000 रुपए का माल लौटाया पार्टी ने, 10,000 पे 900 रुपए का आपका GST के लेजर रिवर्स हो जाना है, और पार्टी अकाउंट यानी XYZ लिमिटेड अकाउंट आपकी बुक्स में 11,800 रुपए से डेबिट हो जाना है। राइट, 35,400 में से 11,800 माइनस हो गया। अच्छा, माइनस करो, 35,400 में से 11,800 कितने होते हैं?
टैली हमारे पास है ही है। 35,400 माइनस 11,800, ठीक है, 23,600 रुपये। फिर क्या हुआ, 10 तारीख को इस पार्टी ने आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे कर दिया, यानी आपके पास पैसा आ गया। ₹3600। अब मैंने एक केस पूरा यहाँ पर लिखा है, ये सारी एंट्रियां आपस में लिंक्ड है। अब मैं आपको इस सारी एंट्रियों का लिंक क्या है वो भी समझाता हूँ, संबंध क्या है, ध्यान से देखना। जो पहली एंट्री है, आपको एक पार्टी से एडवांस रिसीव हुआ है, तो पहली एंट्री किसकी है, एडवांस रिसिप्ट की एंट्री है, किसी सप्लाई के अगेंस्ट में। ठीक है, दूसरी एंट्री जो है वो है सप्लाई की एंट्री है, सप्लाई ऑफ गुड्स की एंट्री, जो एडवांस मिला था उसके अगेंस्ट में आपने सप्लाई किया है, बिल बनाया है। तीसरी एंट्री है आपकी सेल्स रिटर्न की है, ठीक है, तो आपने सेल्स रिटर्न, उस कस्टमर ने आपको कर दिया है गुड्स जो आपने ऊपर सप्लाई किया था उसके अगेंस्ट में। और जो चौथी एंट्री है वो फाइनल अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री है उस बिल के अगेंस्ट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों एंट्री आपस में कनेक्टेड है, ध्यान से समझना। जब आप इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो आपको बिल रेफरेंस ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। बिल रेफरेंस अब आप क्या होता है जो आप समझ पाओगे, अभी मैं बताने वाला हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए, टैली में आपको अभी अभी मैं बता रहा था कि कहाँ क्या लेना है सब, ठीक है, जैसे ये टैली है, समझिएगा, जैसे मैंने ये एंट्री ओपन कर दिया और ये चार चीजें आपके सामने आ गई, तो मैन जब आप पहली एंट्री देखिए, सबसे पहले तो यही हुई होगी कि पार्टी ने आपको 20,000 रुपए एडवांस दिए, तो आप पार्टी का लेजर बना लोगे अपनी बुक्स में और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी लेजर करोगे। और ये एंट्री आपकी इसमें एडवांस रिसिप्ट की एंट्री आप कौन से वाउचर में करते हो, F6 में, रिसिप्ट में। तो जब आप इसको रिसिप्ट में करने जाओगे और वहां पर आप पार्टी अकाउंट जैसे ही क्रेडिट करोगे, सॉफ्टवेयर आपके सामने ये स्क्रीन लेके आ जाएगी। तो आपको वहां पर क्या करना है, एडवांस बताना है। क्या बताना है, एडवांस, ठीक है। देखिए मैं बता ही देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। रिसिप्ट, ठीक है, तारीख आपकी ये 5/1 और अल्टर सी करते हैं, जैसे एक पार्टी बना लेते हैं हम, मान लो युवान स्पेयर पार्ट करके एक पार्टी, ठीक है, 20,000 रुपये, यहाँ मैं एडवांस बताऊंगा और यहाँ पर मैं बता दूंगा, जैसे एडवांस का नंबर नोट कर दूंगा, ADV01, ठीक है, और हम इसको सेव कर देंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एडवांस लेना होता है और उसको आप एक नंबर से स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये आपका, ये एक नंबर का एडवांस, नंबरिंग चलती रहेगी। ओके सर। और डेबिट में हम हमारा जो भी बैंक होगा, ठीक है, जैसे मेरे केस में अभी तक मैंने इसमें बैंक नहीं बना रखा है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक बैंक बना देता हूँ, SBI बैंक अकाउंट, और सेव कर देता हूँ, राइट, ये एंट्री पास कर दूंगा, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एडवांस। एडवांस के अगेंस्ट में 2 दिन बाद आप क्या कर रहे हो, एक सप्लाई कर रहे हो। सप्लाई की एंट्री हम किस में करते हैं, F8 सेल्स में, ठीक है। तो अब मैं देखिए सेल्स ले रहा हूँ, यहाँ से तारीख चेंज कर रहा हूँ, 7 तारीख ले रहा हूँ और आइटम इनवॉइस यानी चेंज मोड में जाके मैं
यहाँ पर एक आइटम इनवॉइस ले लेता हूँ, ठीक है। सेल कर रहा हूँ इस पार्टी को, युवान स्पेयर पार्ट्स को। आप इसको सेव कर दीजिए। सेल आइटम आप बता दीजिए यहाँ पर, जैसे आपने मान लो ऑयल फिल्टर स्कॉर्पियो। हमें जैसे अब देखिए हम 20,000 हमें मिल चुके हैं ना, हमें ये बिल बनाना 30,000 रुपए का। तो 30,000 के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मान लो ये मेरा 30,000 का बिल बन रहा है। 50 क्वांटिटी 600 रुपए के हिसाब से 30,000 का बिल बनेगा। और इस पे हम क्या जोड़ेंगे, आउटपुट। अब देखिए पार्टी बाहर की, तो मैं IGST जोड़ रहा हूँ, ठीक है, 5,400, राइट। अब जैसे ये 35,400 रुपए आप यहाँ पर सेव करोगे इस एंट्री को, ध्यान देना सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा अगेन बिल रेफरेंस, तो आपको अब की बार क्या लेना है, न्यू रेफरेंस लेना है, नया बिल है ना ये। तो ये ध्यान देना, सेल के केस में आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेंगे। सिर्फ टैली की बात नहीं हो रही है, और किसी भी दुनिया का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पकड़ लें आप, ये मैकेनिज्म में चलेगा। ओके, न्यू रेफरेंस। नाउ जैसे ही आप न्यू रेफरेंस लेंगे, आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा बिल नंबर। अब आपकी बिल सीरीज तो ऑटोमेटिक चल रही है, जैसे ये बिल नंबर है, 5वां नंबर का बिल बना रहे हो आप, ठीक है, 35,400, और आप इसको सेव करते हो। अभी आपको समझ में आ गया कि कब एडवांस लेना और कब न्यू रेफरेंस लेना है। अब साहब क्या हुआ है, सेल रिटर्न हुआ है एक दिन बाद। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हम किस में करते हैं, ऑल्टर प्लस F6 क्रेडिट नोट में। दिस इज क्रेडिट नोट, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अब सेल्स रिटर्न लोगे, ऑल्ट प्लस F6 करोगे, ये क्रेडिट नोट आ गया। आप अगेन पार्टी लोगे, तारीख आपकी 8 तारीख थी, ठीक है, जैसे अभी देखिए तारीख चेंज कर देते हैं हम, ये हम F2 कर रहे हैं 8 तारीख, ये पार्टी। अब यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें बता देना, 5 नंबर का वो बिल था हमारा, और 7 तारीख का बिल था, तो हम 7 तारीख डालते हुए ये सेव कर देते पार्टी को, और सेल रिटर्न दिखाते हैं, और वो प्रोडक्ट रिटर्न दिखाते हैं, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी आपको, जैसे 10,000, पहले मैंने 50 क्वांटिटी डाली थी, अब वो 30,000 की थी, तो अब मैं यहाँ पर इसको एक तरह से 50 का 1/3 कर देता हूँ, 17, ठीक है, 17 क्वांटिटी रिवर्स हो रही है, और 17 यहाँ पर इन्होंने 600 रुपए ली हुई है, मैं हाथ से यहाँ पर कितनी कर देता हूँ, 10,000 कर देता हूँ। क्वांटिटी को तो हम सब यूनिट में तो नहीं डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं कि मोटे मोटे तौर पर 100 बता देते हैं, मतलब इसका एक वैल्यू बता देते हैं कि ये आपका 10,000 की लुटा रहे हैं। ओके, और इस पे आप वापस से अपना GST को क्या करोगे, रिवर्स करोगे, तो आपको वो आउटपुट वाला लेजर यूज करना, आउटपुट IGST वाला। सॉफ्टवेयर 1800 रुपये माइनस कर देगा, ठीक है। अमाउंट तो अमाउंट, चलो आप अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है उसके हिसाब से चल रहा हूँ, अमाउंट टू अमाउंट। अब यहाँ पर मैं बता दूंगा कि ये सेल रिटर्न हुआ है साहब, ठीक है, सेव कर देते हैं। मेन चीज क्या होती है, मेन होती अब आएगा ये बिल रेफरेंस। अब क्या करोगे, अब ये नया बिल तो नहीं है, आपको सेल रिटर्न के केस में क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, याद रखिएगा, अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस लोगे, सॉफ्टवेयर आपको वो सारे बिल उस पार्टी के साथ जो आपने बनाए होंगे वो दिखा देगा। कौन से बिल के अगेंस्ट में साहब, ये बताओ, 5 नंबर के बिल के अगेंस्ट में। आप ये 5 नंबर का बिल ले लेंगे, और वैल्यू यहाँ पर आप उसकी जो इसकी अमाउंट की है क्रेडिट नोट की, वो वैल्यू यहाँ पर आप बताते हुए इसको सेव कर। ऑलराइट, अब आप समझिए, ओरिजिनल बिल आपका 35,400 का था, न्यू बिल, आपने उसमें से 11,800 एडजस्ट करवा लिए, अभी भी ये 20,000 एडजस्ट नहीं करवाए आप उस बिल के अगेंस्ट। वो कब होंगे वो मैं बताऊंगा। सेव कर दूं, ये मैंने सेव कर दिया। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम एंड एंट्री की तरफ चल रहे हैं, जो फाइनल जो बैलेंस है वो उस पार्टी से रिसीव हुआ, किस में करेंगे, रिसिप्ट में। अब देखिए कमाल की चीज देखिएगा, ये रिसिप्ट, तारीख क्या है साहब आपकी, 10 तारीख, ये 10 तारीख लीजिए, आपका जो पार्टी है अकाउंट वो क्रेडिट होगा,
कितनी अमाउंट से? 3600 रुपए ओनली। ये 3600 रुपए, आप यहाँ 3600 रुपए से क्रेडिट होगा। अब सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है क्या करना है। अब देखिए ये एडजस्टमेंट यहाँ पर भी होने वाला है, अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे। ये 3600 किसके रेफरेंस के अगेंस्ट में आ रहा है। लेकिन अब कमाल की चीज देखिएगा आप, जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस लोगे, अब देखिए आपका बिल नंबर 5 कितने से पेंडिंग चल रहा है? 23,600 से। 23,600 में से 20,000 एडवांस मिल चुके थे। सही कह रहा हूँ? 20,000 तो एडवांस आ चुके थे। तो आप ये बिल लोगे और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप 23,600 डालोगे और फिर वापस अगेंस्ट लोगे और अब ये एडवांस को यहाँ क्रॉस करोगे 20,000 से। बस ये हो गया एडजस्टमेंट। वो बिल आपका पेंडेंसी जीरो हो जाएगा। ये इस तरह से आप एडजस्टमेंट दिखाएंगे ताकि ये बिल की जो पेंडिंग वैल्यू है वो भी जीरो हो जाए और ये एडवांस भी आपका जीरो हो जाए और ये बैंक कर दोगे आप। ये जो क्लास है अगर आपने ढंग से समझी होगी तो लाइफ में कभी भी आप बिल एडजस्टमेंट नहीं भूलोगे। ये है बिल एडजस्टमेंट जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में करेंगे। जब आप अकाउंट टू अकाउंट चल रहे हैं तो बिल एडजस्टमेंट इस तरह से किए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए अगर बिल एडजस्टमेंट नहीं हुआ या हमसे गलती हुई तो फिर कहां नजर आएगी वो गलती, ये भी समझिएगा। ये 5 नंबर का बिल आपका DSOR प्रेस करिएगा। क्या करिएगा? डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल में जाइएगा। वहां पर ये 5 नंबर का बिल आपका नजर आएगा। अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ तो हमने एडजस्ट कर दिया पूरा, तो ये यहाँ नजर नहीं आ रहा, खत्म हो गया। देखिए ये सारे बिल आपके यहाँ पर पेंडिंग बिल है। वो पेंडिंग बिल नजर नहीं आ रहा आपका 5 नंबर का बिल। ये तो वो बिल है जो पेंडिंग है, पार्टियों को अभी हमें हमें इनसे पैसा आना बाकी है। 5 नंबर का तो क्लियर हो गया मामला। ऑलराइट। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हमने यहाँ पर कवर किया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप अब आराम से बिल्स रिसीवेबल की या ये इस तरीके से जो बिल एडजस्टमेंट है उनको आप करना आसानी से कर पाओगे टैली के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो कॉन्सेप्ट था ये और इस तरीके के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए आप कॉमर्स हब के प्रैक्टिकल अकाउंटेंट रिलेटेड कोर्सेज को ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो समय पे आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।